हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 6 वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स का सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। हमने देखा था कि यहाँ पे कौन सी जो इंडस्ट्रीज है, दो इंडस्ट्री टेक्सटाइल्स और आयरन स्टील, वो फेमस थी। इंडियन टेक्सटाइल्स और जो है उसका वर्ल्ड मार्केट में क्या प्रभाव रहता था और कितना फेमस था इंडियन टेक्सटाइल्स जो है, और क्या वर्ड्स जो है बाहर के लोग यूज करते हैं जो प्रचलित हो गया है, उन चीजों के बारे में हमने देखा था। हमने ऑर्डर बुक देखी थी कि कैसे ऑर्डर प्लेस किया जाता था, और ऑर्डर जो है 2 साल पहले प्लेस कर दिया जाता था ताकि समय जो 2 साल का समय लग जाता था ये ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए, इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते थे जो इंडियन टेक्सटाइल वीवर्स हैं उनको। और हमने देखा था कि इंडियन टेक्सटाइल जो है ये यूरोपियन मार्केट में वहां पे उनका क्या प्रभाव था, वहां कितना एक्सटेंसिवली वो यूज होता आ रहा था। और हमने देखा था कि कैसे जो धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रहा था ब्रिटेन से, और ब्रिटेन से इवेंचुअली जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो इंडिया कैसे पहुंचा, वो हमें आगे अब देखना है। तो हम बस देखेंगे यहाँ पे कि वीवर्स कौन कौन लोग हुआ करते थे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाला जो पार्ट है हम फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं। तो हु वेयर वीवर्स? वीवर्स ऑफन बिलोंग टू कम्युनिटीज दैट स्पेशलाइज्ड इन वीविंग। ठीक है, तो वीवर्स जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसी कम्युनिटी है, ऐसा समुदाय है जहाँ जो लोग जो है किस चीज में स्पेशलाइज्ड है, वीविंग प्रोसेस में, कपड़े बनाने के प्रोसेस में। दे स्किल्स वेयर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। और इनके जो स्किल्स हैं, ये जो कपड़े बनाने की जो कला है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो है पास ऑन हुआ करती थी। तो यहाँ पे द तांती वीवर्स ऑफ बंगाल, द झूलास एंड मोमिन वीवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, सेल एंड काइकोलर एंड देवांग्स ऑफ साउथ इंडिया आर सम ऑफ द कम्युनिटीज फेमस फॉर वीविंग। तो एक 3-4 कम्युनिटीज के नाम यहाँ पे दिए गई है। यहाँ पे एक पिक्चर भी दिया गया है। ठीक है, तांती वीवर जो है बंगाल का है, पेंटेड बाय बेल्जियन पेंटर सॉल्वेंट्स इन 1790। तो यहाँ पे एक वीवर है जो कपड़े बुनाई का काम का चल रहा है यहाँ पे। तो तांती वीवर हियर इज एट वर्क इन द पिटलूम। ठीक है, जो ये जो है यहाँ इस तरीके से जो वीविंग हो रही है उसको पिटलूम कहा जाता है। ठीक है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वाज स्पिनिंग। ठीक है, तो पहला जो प्रोडक्शन स्टेज होता था जिसमें कपड़े बनाने का जो प्रोसेस होता था, उसमें क्या है, स्पिनिंग। स्पिनिंग मतलब धागा बनाने का प्रोसेस। वर्क डन मोस्टली बाय वुमेन। और ये काम किसके द्वारा किया जाता था? वुमेन्स के द्वारा किया जाता था। द चरखा एंड तकली। ठीक है, चरखा आपने देखा होगा, जो चरखा है इस तरीके का एक चरखा रहता है, गोल रहता है, इस तरीके का नहीं रहता है, इस तरीके का एक चरखा होता है जिसको मतलब वीविंग है ना, ये इसको घुमाया जाता है जिसमें धागा को गुथा जाता है। ठीक है, तकली जो है, तकली में धागा को भर के रखा जाता है। जैसे कि अभी जो आपने देखा होगा जो धागा रहता है धागा, तो अभी जो हम धागा खरीदते हैं तो हमने देखा होगा धागा जो है किसी में बंधा हुआ रहता है, तो वैसी तकली हुआ करती थी। तकली में धागा को बांध के रखा जाता था। तकली वेयर हाउस होल्ड स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये लोगों के घर में रखा जाता था, जिससे स्पिनिंग का काम किया जाता था। द थ्रेड वाज स्पून ऑन द चरखा एंड रोल्ड ऑन द तकली। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया जो थ्रेड जो है उसको स्पून करने के लिए, उसको बुनने के लिए काम किससे किया जाता था? चरखा से, और उसको रोल करके बांध करके रखा जाता था तकली में। When the spinning was over, the thread was woven into cloth by the weaver। और जब स्पिनिंग का काम हो जाता था, जो धागे है, जो थ्रेड है, जो तकली में बांध के रखा गया है, रोल करके रखा गया है, उसको उससे कपड़े बना दिए जाते थे। किसके द्वारा? वीवर्स के द्वारा। इन मोस्ट कम्युनिटीज वीविंग वाज अ टास्क डन बाय मेन एंड। ठीक है, तो जो बहुत सारी जो कम्युनिटीज है उसमें वीविंग का जो टास्क है वो कौन करता था? जो मैन है वो क्या करते थे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, स्पिनिंग का काम कौन कर रही है? वुमेन कर रहे हैं। स्पिनिंग का काम जो है घर में हुआ करता था, और वीविंग का काम जो है वो मैन क्या करते थे। अब देखिए, कपड़े बनाने का टास्क है तो इसमें अलग अलग प्रोसेस भी होता है। तो जैसे कि कलर्ड कपड़े बनाने और कलर्ड टेक्सटाइल, थ्रेड वॉज डाइड बाय द डायर। ठीक है, तो थ्रेड जो है उसको डाई करने की जरूरत रहती थी, उसको रंगने की जरूरत रहती थी, और ये काम कौन करता था? रंगरेज। फॉर प्रिंटेड क्लोथ द वीवर्स नीडेड हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट ब्लॉक प्रिंटर्स नॉन एज
चीपी गार्स, ठीक है, जो अगर जो पीस ऑफ क्लॉथ है उसमें प्रिंट्स की जरूरत है, ब्लॉक प्रिंट्स की जरूरत है, तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड ब्लॉक प्रिंटर्स हुआ करते थे जिनको क्या कहा जाता था, चीपी गार्स, ठीक है। हैंडलूम वीविंग एंड द ऑक्यूपेशन एसोसिएटेड विद इट प्रोवाइडेड लाइवलीहुड फॉर मिलियंस ऑफ इंडियंस। तो इस तरीके का जो हैंडलूम वीविंग वाला काम है, इससे जो मिलियंस ऑफ पीपल है हमारे कंट्री में उनको ऑक्यूपेशन मिला जाता था, उनसे उनका घर चलता था। अब देखना है हमको डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। तो इंडियन टेक्सटाइल्स जो है उसका जो मार्केट है वह कैसे डिक्लाइन हो गया, ये काम जो है इंडियन वीवर्स जो है उनको अपना काम छोड़ के दूसरा काम क्यों अपनाना पड़ा, हमको इस बारे में देखना है। द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन अफेक्टेड टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स इन इंडिया इन सेवरल वेज। तो जो इंडिया कॉटन टेक्सटाइल्स की जो इंडस्ट्रीज है, जो हमने पहले थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, जो ब्रिटेन में उभर के आ रही थी, बढ़ते हुए आ रही थी, इससे जो है इंडियन टेक्सटाइल्स जो है उसको बहुत सारा फर्क पड़ा, उससे बहुत सारे तरीकों से। तो पहला जो है क्या हुआ, इंडियन टेक्सटाइल्स नाउ हैड टू कम्पीट विद ब्रिटिश टेक्सटाइल्स इन यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट। तो अब जो इंडियन टेक्सटाइल्स है उनका एक कंपटीशन आ गया किसके साथ, जो ब्रिटिश टेक्सटाइल्स है यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट में, उसके साथ। और सेकेंड, एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल टू इंग्लैंड बिकेम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट। अब जो है एक्सपोर्ट किया जाता था जो टेक्सटाइल इंग्लैंड में, अब वो क्या हो गया, बहुत ही डिफिकल्ट हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत हाई ड्यूटीज, ठीक है, हाई ड्यूटीज वेर इम्पोज्ड ऑन इंडियन टेक्सटाइल इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन। तो जो इंडियन टेक्सटाइल जो ब्रिटेन में इम्पोर्ट किया जाता था उसमें बहुत सारी हैवी ड्यूटीज मतलब बहुत टैक्सेस उनको पे करने पड़ते थे। इसके बारे में हमने इससे पहले जो पार्ट है उसमें हमने देखा था कि कैसे जो है यूरोपियन मार्केट जैसे ना, जो ब्रिटेन के जो वहाँ के लोकल वीवर्स है वो जो इंडियन क्लॉथ है उनका क्या, उनको उसको क्या क्या बॉयकॉट करने की कोशिश करते हैं। ये गवर्नमेंट से ये बोलते हैं कि भाई इसके कारण जो है हमारी मार्केट डाउन हो रही है, तो इसलिए क्या है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है हमारे जो इंडियन टेक्सटाइल्स है उसमें क्या है, हाई ड्यूटीज इम्पोज कर देती है। बाय द बिगिनिंग ऑफ 19th century, English made cotton textile successfully outstood Indian goods from traditional markets in Africa। अब देखिए 19th century के आते आते जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश मेड जो कॉटन टेक्सटाइल है उसने जो है पूरा कब्जा कर लिया। जो इंडियन गुड्स जहां जहां जाए जाते थे वहां जो है इंग्लिश गुड्स अब वहां पे अपना कब्जा जमा लिया, ठीक है। और ये क्या कहाँ पे हुआ, जो ट्रेडिशनल मार्केट है अफ्रीका में, अमेरिका में और यूरोप में। तो थाउजेंड्स ऑफ वीवर्स इन इंडिया वे आर नाउ थ्रोन आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो बहुत सारे जो वीवर्स थे इंडिया में जो इस तरीके का काम, जो बुनाई वाला काम किया करते थे, अब क्या है उनके पास काम नहीं रहा, क्योंकि बाहर जो मटेरियल एक्सपोर्ट किया जाता था अब वो नहीं हो रहा था। अब जो है इसी कारण जो है जो वीवर्स है यहाँ पे अनएम्प्लॉयड हो गए। बंगाल वीवर्स were the worst hit. English and European companies stopped buying Indian goods and their agents no longer gave out advances to weavers to secure supply। तो इसमें जो है बंगाल के जो वीवर्स है उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। और जो उनको जो अब जैसे कि हमने ऑर्डर बुक इससे पहले वाले चैप्टर में देखा था, तो उस तरीके का ऑर्डर जो है अब इंडियन टेक्सटाइल्स में जो काम करने वाले लोग हैं उनको नहीं मिलता था। तो डिस्ट्रेस्ड वीवर्स रोड पिटिशन टू द गवर्नमेंट टू हेल्प हिम। तो डिस्ट्रेस मतलब बहुत ही परेशान, इस तरीके का जो कंडीशन आ गया है उनके पास, तो उससे परेशान होकर जो वीवर्स है वो गवर्नमेंट को अर्जी लिखते हैं। पिटिशन मतलब अर्जी लिखते हैं कि वो उनकी हेल्प करे। तो किस तरीके की अर्जी है ये हम यहाँ पे दिया गया है, उसको देखेंगे। वी मस्ट स्टार्व फॉर फूड। In 1823, the company government in India received a petition from 12,000 weavers stating। तो 1823 में ऐसी कंडीशन आई कि जो वीवर्स है उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं था, तो कंपनी जो है उनको वो एक पिटीशन, एक अर्जी भेजती है, ठीक है। तो 1200 वीवर्स ये अर्जी भेजते हैं, क्या बोलते हुए, अवर एंसेस्टर्स एंड वी यूज टू रिसीव एडवांसेस फ्रॉम द कंपनी एंड मेंटेन अवर सेल्फ एंड अवर रेस्पेक्टेड फैमिलीज बाय वीविंग कंपनी सुपीरियर असॉर्टमेंट्स। तो जो वो वीवर्स है वो क्या बोलते हैं, जो हम है हमारे पूर्वज है वो हमेशा से क्या है, एडवांसेस ऑर्डर रिसीव करते थे कंपनी से और अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। जो हमारी फैमिली है वो बरसों से ये जो वीविंग का काम करती आ रही है, और जो कंपनी के जो सुपीरियर असॉर्टमेंट्स है, मतलब जो उनको जो चाहिए होता था, उनकी जरूरत का जो सामान है, जो ग्रुप ऑफ जो उनके ऑर्डर्स हुआ करते थे वो उनको फुलफिल किया करते थे। ओइंग टू अवर मिसफॉर्च्यून द ऑरेंज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। ऑरेंज का मतलब यहाँ पे ऊपर में दिया गया था एक वर्कशॉप, ठीक है। जो वर्कशॉप है उसको औरंग बोला जाता है, जहाँ पे काम किया जाता है, ठीक है। अ टर्म फॉर अ वेयर हाउस, ए प्लेस वेयर गुड्स आर कलेक्टेड बिफोर बीइंग सोल्ड, ठीक है। तो
एक ऐसी जगह जहाँ पे गुड्स है उसको जमा करके रखा जाता है, ठीक है। अ वेयर हाउस, द औरंग गोदाम जिसको बोलते हैं। द औरंग्स हैव बीन abolished ever since because of which we and our families are distressed, मतलब बहुत परेशान है, डिस्ट्रेस मतलब परेशान, फॉर wants ऑफ मीन्स ऑफ लिवलीहुड। तो वो हमें बताते हैं कि हमारा एक दुर्भाग्य है, मिसफॉर्चून मतलब दुर्भाग्य है, जो औरंग्स है, जो गोदाम वगैरह है उसको अब खत्म कर दिया गया है, जिसके कारण हम और जो हमारी फैमिली है बहुत परेशान है, हमारे पास कोई भी जीने का जरिया नहीं रहा, पैसे कमाने का जरिया नहीं रहा। We are weavers and do not know any other business. We must starve for food if the board of trade do not cast a look of kindness towards us and give us order for clothes. तो यहाँ पे बोलते हैं कि हम भूखे मर जाएंगे, हम वीवर्स है, हमको और कोई काम नहीं आता, और अगर ये जो बोर्ड ऑफ ट्रेड है वो हमारे ऊपर दया नहीं दिखाएगी, हमको कोई ऑर्डर नहीं देंगी, तो हम क्या है, भूखे मर जाएंगे। स्टार मतलब भूखे मर जाना, ठीक है। नेक्स्ट एक और सोच दिया हुआ है, प्लीज पब्लिश दिस इन योर पेपर। One widowed spinner wrote in 1828 to a Bengali newspaper समाचार दर्पण detailing her plight। ठीक है, तो एक विडोड मतलब एक विधवा स्पिनर है, वो 1828 में एक बंगाली न्यूज़पेपर को लेटर लिखती है और उसमें समाचार दर्पण, ठीक है, जिसका क्या नाम है समाचार दर्पण, और बोलती है कि मेरी जो व्यथा है, जो प्लाइट है, व्यथा है, उसको आप लिखिए टू एडिटर समाचार। ठीक है, आई एम अ स्पिनर, ठीक है, वो क्या बताती है, मैं एक धागा बनाने वाली हूँ, एक स्पिनर हूँ। आफ्टर हैविंग सफर्ड अ ग्रेट डील आई एम राइटिंग दिस लेटर, प्लीज पब्लिश दिस इन योर पेपर। तो वो बताती है मैंने बहुत कुछ सहा है, ठीक है, बहुत सारा चीजें सहा है, इसलिए मैं लेटर लिख रही हूँ और इस लेटर को आप अपने पेपर में पब्लिश करें। व्हेन माय एज वाज 22 आई बिकेम अ विडो विद 3 daughters। वो बताती है जब उसकी एज कितनी थी, सिर्फ और सिर्फ 22 साल की थी, उस समय वो क्या बन गई, विधवा हो गई, मतलब उसका पति मर गया और उसको पीछे क्या छोड़ गया, 3 छोटी बच्चियां। माय हस्बैंड लेफ्ट नथिंग एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, आई सोल्ड माय ज्वेलरी फॉर हिज श्राद्ध सेरेमनी। तो वो बताती है कि उसका जो हस्बैंड है उसने अपने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी अमाउंट उसके पास नहीं था, पैसे नहीं थे, तो इसलिए वो क्या करना पड़ा उसको, अपनी ज्वेलरी जो है उसको बेच के उसका श्राद्ध सेरेमनी जो है, उसका जो अंतिम संस्कार है उसको करना पड़ा। व्हेन वी वेयर on the verge of starvation, God showed me a way by which we could save ourselves। तो बताती है जब हम एकदम भूखे मर रहे थे, स्टारवेशन मतलब जब भूखे मर रहे थे, है ना, नौबत आ गई थी, तो भगवान ने हमें रास्ता दिखाया कि हम अपने आप को बचा सकते। आई बिगिन तो स्पिन ऑन तकली एंड चरखा। तो बताती है कि उसने काम चालू किया, किसका, चरखा और तकली का। तो स्पिनिंग का काम किया, ठीक है, चरखा में, और तकली में जो है वो धागा रोल करके देने लगी आगे जो वीवर्स है उनको। द वीवर्स यूज टू विजिट अवर हाउसेस एंड बाई चरखा यान एट 3 तोलास पर रुपी। तो बताती है कि जो वीवर्स है वो उनके घर आके ही वो जो यान है उसको ले जाते थे, कितना, 3 तोलास पर रुपीज में। However, whatever amount I wanted as advance from the weavers, I could get for the asking। और बताती कि कुछ भी अगर उसको पैसे की जरूरत रहती थी, एडवांस चाहिए रहता था, तो वीवर्स उनको दे देते थे मांगने पर। This saved us from cares about food and clothes। In few years time, I got together ₹28। तो बताती है कि इससे क्या है, वो अपने आप को बचा पाई, उसके कपड़ों की जरूरत, इसको खाने पीने की जरूरत उससे पूरी हो जाती थी। और वो बताती है कि कुछ ही टाइम में उसने 28 रुपीज जमा कर दिए। विद दिस आई मैरिड 1 daughter एंड इन द सेम वे ऑल 3 daughters। तो बताती है कि 28 रुपए जो है, 28 रुपीज में वो अपनी एक बेटी की शादी कर दी, और ऐसे ही समय के साथ साथ वो पैसे इकट्ठा करके अपनी तीनों बेटी की शादी कर देती है। नाउ फॉर 3 years वी 2 women, मदर इन लॉ एंड मी आर इन वांट ऑफ फूड। तो वो बताती है कि 3 साल में, ठीक है, इस 3 साल में हम 2 जो औरतें हैं, ठीक है, उसकी जो मदर इन लॉ, उसकी जो सास है और मैं, हमको अब खाने की तलाश करनी पड़ रही। द वीवर्स डू नॉट कॉल एट द हाउस फॉर बाइंग yarn। नॉट ओनली दिस, इफ द yarn इज सेंट टू मार्केट इट इज स्टिल नॉट सोल्ड इवन एट 1/4 ऑफ द ओल्ड प्राइस। तो वो बताती है हम लोग बहुत परेशान हैं, अब जो वीवर्स है वो हमारे घर नहीं आते यान खरीदने के लिए, और अगर मैं वो जो यान है उसको मार्केट में भी बेचना चाहूँ तो उसका जो है 1/4 जो प्राइस है वो भी उसे नहीं मिलता है। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, आई आस्क्ड मैनी अबाउट इट। तो बोलती है कि मुझे बाकी चीजें कुछ भी नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है, जो यान है अब क्यों नहीं बिक रहा है, ठीक है, उसने बहुत लोगों से इसके बारे में पूछा है। दे सेड दैट
दे सेड दैट बिलायती टू यार्न इज बीइंग इम्पोर्टेंट ऑन लार्ज स्केल। तो उसको ये क्या पता चलता है कि जो बिलायती यार्न, ठीक है, बिलायती बोलना चाह रही है, बिलायती टू यार्न मतलब बाहर से जो यार्न आ रहा है, बाहर से जो टेक्सटाइल, जो कॉटन टेक्सटाइल आ रही है, वो यहाँ पे लेके आ रहे हैं, ब्रिटेन से यहाँ इंडिया में आ रहा है। द वीवर्स बाय दैट यार्न, ठीक है, तो वीवर्स जो है वो ये जो यार्न है, ठीक है, तो मतलब जो बाहर से यार्न आ रहा है उसको वो खरीदते हैं और व्यू कर रहे हैं। पीपल डू नॉट यूज द क्लोथ आउट ऑफ, पीपल कैन नॉट यूज द क्लोथ आउट ऑफ दिस यार्न इवन फॉर 2 months, इट रोट्स अवे। तो बताती है कि लोग जो है उसको इसी से ही कपड़े बनाना पड़ते हैं, ठीक है, तो नहीं तो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो अब यहाँ पे हमको आगे दिखना है, बट वॉर्स वाज स्टिल टू कम। तो यहाँ पे हमने देखा था कि कैसे जो वीवर्स की कंडीशन हो गई है। अब ये बता रहे हैं कि आगे जो है बहुत ही गलत चीजें और जो है खराब समय आने वाला था। बाय द 1830s ब्रिटिश कॉटन क्लोथ फ्लडेड इंडियन मार्केट्स। इनफैक्ट बाय 1880s 2/3 ऑफ द ऑल कॉटन क्लोथ्स worn by Indians were made of cloth produced in Britain। अब जो आगे और खराब समय आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 1830s के आते आते तो ब्रिटिश की जो कॉटन बनाए हुए जो कॉटन क्लोथ है वो इंडियन मार्केट में मतलब बिकने, सबसे ज्यादा बिकने लग गए, ठीक है। फ्लडेड इंडियन मार्केट मतलब पूरा जो इंडियन मार्केट है वहां पे ब्रिटिश के जो बनाए हुए कॉटन क्लोथ है वो बिकने लग गए। और इनफैक्ट मतलब आप देखिए आगे क्या हुआ, 1880s के आते आते 50 साल में क्या हुआ, 2/3 मतलब 2/3 जो और पूरा कॉटन क्लोथ्स है जो इंडियन पहनते थे उसमें जो 2/3 हिस्सा है वो बाहर ब्रिटेन से आते थे, उसको वो पहनने लग गए। दिस अफेक्टेड नॉट स्पेशलाइज्ड वीवर्स बट ऑल्सो स्पिनर्स। तो इससे जो वीवर्स है और स्पिनर्स है वो दोनों को ही इफेक्ट हुआ। वीवर्स है जो स्पेशलाइज्ड वीवर्स है भाई, अब उनको उनके पास डिमांड ज्यादा नहीं है तो वो ज्यादा वीविंग करेंगे नहीं। इससे क्या है, जो स्पिनर्स है जो धागा बनाने वाले हैं उनकी लाइफ भी इफेक्ट होने लगी। थाउजेंड्स ऑफ रूरल वुमेन हु मेड अ लिविंग बाय स्पिनिंग कॉटन थ्रेड वेयर रेंडर्ड जॉबलेस। तो बहुत सारे जो वुमेन है जो अपना जरिया, जो अपना जीवन है जो इसी पैसे से कमा के जो अपना जीवन चलाते थे इस कॉटन स्पिनिंग का काम करके, अब वो क्या हो गए, जॉबलेस हो गए, उनके पास कोई काम नहीं हुआ। हैंडलूम वीविंग डिड नॉट कंप्लीटली डाई इन इंडिया। लेकिन जो हैंडलूम वीविंग का काम है वो पूरा पूरा इंडिया में खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो क्लोथ्स हुआ करते थे उसको मशीनों से नहीं बनाया जाता था। दिस वॉज बिकॉज सम टाइप ऑफ क्लोथ्स कुड नॉट बी सप्लाइड बाय मशीन। हाउ कुड मशीन प्रोड्यूस साड़ी विथ इंट्रिकेट बॉर्डर्स और क्लोथ विथ ट्रेडिशनल वुमेन पैटर्न। तो यहाँ पे कैसे जो है मशीन जो है एक कॉम्प्लिकेटेड बॉर्डर वाली साड़ी जो होती है, ठीक है, जो और जो ट्रेडिशनल क्लोथ है जो ट्रेडिशनल तरीके से बनाया जाता है उसको बना पाएगी मशीन। दिस हैड अ वाइड डिमांड नॉट ओनली अमंग द रिच बट ऑल्सो अमंग्स द मिडिल क्लासेस। और ये जो साड़ी हो गई और इस तरीके के जो ट्रेडिशनल वोवन पैटर्न वाले जो कपड़े हो गए उनका डिमांड अभी भी इंडियन मार्केट में था, सिर्फ और सिर्फ रिच पीपल के बीच में नहीं बल्कि जो मिडिल क्लास पीपल है उनके बीच में। नॉट डिड द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स इन ब्रिटेन प्रोड्यूस वेरी कोर्स क्लॉथ यूज्ड बाय पुअर पीपल इन इंडिया। और जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं ब्रिटेन के, वो जो है जो कोर्स कपड़ा, ठीक है, जो दरदरा कपड़ा जो होता है जो गरीब लोग पहनते हैं, सस्ते कपड़े होते हैं उसको भी ब्रिटेन में नहीं प्रोड्यूस कर पाते थे। तो यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ सोलापुर इन वेस्ट इंडिया एंड मदुरा इन साउथ इंडिया। ठीक है, तो आपने सुना होगा सोलापुर जो वेस्ट इंडिया में है, वेस्टर्न इंडिया में है, मतलब महाराष्ट्र में है, और मदुरा जो है साउथ इंडिया में एक सिटी का नाम है। दिस टाउन इमर्ज एज एन इंपॉर्टेंट न्यू सेंटर्स ऑफ वीविंग इन लेट 19th सेंचुरी। और ये जो टाउन्स है ये इमर्ज होके आए एक नए वीविंग सेंटर्स के रूप में लेट 19th सेंचुरी में। लेटर ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट, जब ब्रिटिशर्स को खदेड़ने के लिए जो नेशनल मूवमेंट हुआ तो महात्मा गांधी अर्ज्ड पीपल टू बायकॉट इंपोर्टेंट टेक्सटाइल्स एंड यूज हैंड स्पून एंड हैंड वुवन क्लॉथ। और जब आजादी की लड़ाई लड़ने की जब बारी आई तो महात्मा गांधी ने लोगों से निवेदन किया, अर्ज किया कि अब जो है ब्रिटिशर्स के बनाए हुए जो कॉटन जो क्लॉथ है उनको बायकॉट किया जाए। बायकॉट मतलब उसका यूज रोक दिया जाए और जो हैंड स्पून हाथ से बनाए हुए जो कपड़े हैं उनको ही पहना जाए। खादी ग्रेजुअली बिकेम द सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। तो खादी जो है वो धीरे धीरे जो है एक सिंबल बन गया नेशनलिज्म का, एकता का, राष्ट्र एकता का। द चरखा केम टू बी रिप्रेजेंट इंडिया एंड इट वाज पुट एट द सेंटर ऑफ ट्राई कलर फ्लैग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्टेड इन 1931। तो 1931 में जो ट्राई कलर का फ्लैग बनाया गया उसमें चरखा,
ठीक है, चरखा जो है वो रिप्रेजेंट करने लगा इंडिया को। तो पहले का जो फ्लैग था, जो 3 कलर्स वाला फ्लैग था, उसके बीच में जो पार्ट था, ठीक है, जो बीच का जो पार्ट है, जो व्हाइट पोर्शन वाला पार्ट है, वहां पे चरखा। ठीक है, अभी जो है एक राउंड सर्कल होता है। ठीक है, अभी जो राउंड सर्कल होता है, लेकिन उस समय क्या है, जब स्टार्टिंग में उस समय जो है चरखा जो है उस ओरिजिनल फॉर्म में वहां पे यूज किया जाता था। What happened to the weavers and spinners who lost their livelihood? Many weavers became agriculture. अब जो वीवर्स और स्पिनर्स है जिनका काम छिन गया उनके पास से, अब वो क्या काम कर रहे, तो मैनी वीवर्स बिकेम एग्रीकल्चर लेबर्स, है ना। तो बहुत सारे लोग जो है एग्रीकल्चर की तरफ मुड़ गए, और कुछ लोग क्या है माइग्रेटेड टू सिटी, और कुछ लोग है सिटी की तरफ चले गए इन सर्च ऑफ वर्क, एंड येट अदर्स वेंट टू द कंट्रीज टू वर्क इन प्लांटेशन इन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। तो कुछ जो है शहर की तरफ चले गए, कुछ जो है दूसरी कंट्रीज में चले गए, जो प्लांटेशन है अफ्रीका और साउथ अमेरिका में प्लांटेशन वर्क है वहां पे काम करने के लिए। एंड some of these handloom workers also found work in new cotton mills that were established in Bombay, now in Mumbai, Ahmedabad, Solapur, Nagpur and Kanpur। और कुछ जो हैंडलूम वीवर्स हैं वो क्या है अपने ट्रेडिशनल काम को ना छोड़ते हुए जो नए कॉटन मिल एस्टेब्लिश हुए बॉम्बे में, अहमदाबाद में, सोलापुर में, नागपुर में, कानपुर में, वहां जाके वो काम करने लगे। अब देखना है कॉटन मिल्स जो है कैसे यहाँ इंडिया में सेटअप हुए। द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वाज सेटअप एज अ स्पिनिंग मिल इन बॉम्बे इन 1854। तो यहाँ पे जो पहला कॉटन मिल है इंडिया में वो कब एस्टेब्लिश हुआ, बॉम्बे में। कहाँ एस्टेब्लिश हुआ, बॉम्बे में, और कब, 1854 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फ्रॉम द अर्ली 19th century बॉम्बे हैड ग्रोन एज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड एंड चाइना। तो पहले से ही जो है ना, अर्ली 19th century से जो है बॉम्बे क्या है इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी था, ठीक है, एक्सपोर्ट के लिए। जो यहाँ जो रॉ कॉटन जो उगाई जाती है, जो कॉटन यहाँ पे उगाई जाती है, उसको एक्सपोर्ट किया जाता था कहाँ, इंग्लैंड और चाइना में। इट वॉज क्लोज टू द वास्ट ब्लैक सॉइल ट्रैक्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया वेयर कॉटन वॉज ग्रोन। तो जो गुजरात वाला जो एरिया है जहाँ ब्लैक सॉइल मिलता है, जहाँ कॉटन उगाए जाते हैं, तो मुंबई जो है वहां पे से बहुत, बॉम्बे जो है वहां से बहुत पास था। ठीक है, when the cotton textile mills came up they could supply raw material with ease। और जैसे ही वहां पे जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स स्टार्ट हुए, तो जो रॉ मटेरियल की जो जरूरत है उनको आसानी से वहां मिल जाया करती थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वुमेन्स है जो अपने ट्रेडिशनल काम करती थी, घर में काम करती थी, अब वो फैक्ट्रीज में काम करने लग गई है, धागा बनाने वाले, स्पिनिंग वाला काम। तो वर्कर्स इन कॉटन फैक्ट्री सिरका 1900 फोटोग्राफ बाय राजा दीनदयाल। तो ये फोटोग्राफ किसने ली है, राजा दीनदयाल ने ली है, और ये कहाँ की है, कॉटन फैक्ट्री सिरका 1900। Most workers in the spinning department were women, while workers in the weaving department were mostly men। तो जो काम वो लोग अपने घर में करते थे, अब ये जो फैक्ट्रीज है वहां पे कर रहे हैं। तो स्पिनिंग का जो काम है वो वुमेन किया करती थी, और जो वीविंग का काम है मेन किया करती थी, जैसे कि ट्रेडिशनली वो काम करते आ रहे थे। तो अब हमको देखना है बाय 1900 और 84 मिल्स, ठीक है, 1900 के आते आते 84 मिल स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन बॉम्बे। तो यहाँ पे बॉम्बे में कितने मिल स्टार्ट हो गए, 1900 के आते आते 84 मिल्स। मेनी ऑफ दिस वेयर एस्टैब्लिश्ड बाय पारसी एंड गुजराती बिजनेसमैन हु हैड मेड देयर मनी थ्रू ट्रेड विद चाइना। तो बहुत सारे जो ये जो मिल्स वगैरह थे वो किसने एस्टैब्लिश किए थे, किन्होंने बनवाए थे ये मिल्स, जो पारसी और गुजराती बिजनेसमैन है वो, जिन्होंने बहुत पैसा कमाया था अपना जो ट्रेडिंग है चाइना वगैरह के साथ करके। तो मिल्स केम अप इन अदर सिटीज टू। तो मिल्स जो है सिर्फ मुंबई बॉम्बे में ही नहीं, अदर सिटीज में भी मिल्स बनाए गए। तो द फर्स्ट मिल इन अहमदाबाद वाज इन 1861। ईयर लेटर अ मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन कानपुर। ठीक है, तो 1861 में फर्स्ट मिल स्टार्ट हुआ अहमदाबाद में, उसके बाद 1862 में कानपुर में इन यूनाइटेड प्रोविंस। ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स लेड टू अ डिमांड ऑफ लेबर। थाउजेंड्स ऑफ पुअर पीसर्स, आर्टिशियंस एंड एग्रीकल्चर लेबर मूव टू द सिटीज टू वर्क इन द मिल। तो अब जब नए मिल्स एस्टैब्लिश हुए तो उनमें वर्क करने के लिए लेबर्स की भी जरूरत पड़ी। तो जो लेबर्स हैं, तो थाउजेंड्स ऑफ पुअर पीशंस है ना, आर्टिशंस और एग्रीकल्चर लेबर्स हैं, वो सिटी की तरफ दौड़ पड़े जो ये मिल्स हैं उनमें काम करने के लिए। इन द फर्स्ट फ्यू डेकेड्स ऑफ इट्स एक्सिस्टेंस द टेक्सटाइल फैक्ट्री इंडस्ट्रीज इन इंडिया फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स। तो जब उनके ये जो जब ये टेक्सटाइल जो मिल्स हैं
वो एस्टेब्लिश किए गए, तो उनका जो पहले जो शुरुआती जो दशक रहे, ठीक है, डेकेड्स मतलब जो 10 ईयर्स है ना, फर्स्ट जो 10 ईयर्स थे, फ्यू 10 ईयर्स मतलब 10 ईयर्स 20 ईयर्स जो थे, टेक्सटाइल फैक्ट्री को जो बहुत ही सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े। इट फाउंड इट डिफिकल्ट टू कम्पीट विद द चीप टेक्सटाइल इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। अब जो चीप टेक्सटाइल जो इम्पोर्ट करके लेके आ रहे थे ब्रिटेन से, उनसे उनसे कंपटीशन करना जो है मुश्किल होता था। इन मोस्ट कंट्रीज गवर्नमेंट सपोर्टेड इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय इम्पोजिंग हैवी ड्यूटीज ऑन इम्पोर्ट। ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रीज जो है जहां गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी इंडस्ट्रियलाइजेशन को, कैसे कि इम्पोज कर देती थी हैवी ड्यूटीज इम्पोर्ट, जो इम्पोर्ट हो रहे हैं, इम्पोर्ट बाहर से जो सामान आ रहे हैं उसमें। जैसे कि हमने देखा कि जब ब्रिटेन की बात आई, तो ब्रिटेन के जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, टैक्सेस जो है इंडियन टेक्सटाइल जो इम्पोर्ट हो रहे थे वहां पे उन्होंने टैक्सेस इम्पोज कर दिए, ठीक है, हैवी टैक्सेस, जिससे जो है ब्रिटेन में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन फ्लरिश हो सके। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही थी। दिस एलिमिनेटेड कॉम्पिटिशन एंड प्रोटेक्टेड इन्फेंट इंडस्ट्रीज। तो इससे क्या है, कॉम्पिटिशन कम हो जाता था। अगर वो हैवी ड्यूटीज इम्पोज कर देती थी इंपोर्ट में, तो कंपटीशन क्या है, कम हो जाता था, एलिमिनेट हो जाता था। और जो छोटे छोटे इनफैक्ट मतलब छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज हैं अभी, है ना, जो अभी नए इंडस्ट्रीज है वो प्रोटेक्ट हो सके। द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया यूजुअली रिफ्यूज सच प्रोटेक्शन टू लोकल इंडस्ट्रीज। लेकिन जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है इंडिया में, वो इस तरीके का कोई भी प्रोटेक्शन लोकल इंडस्ट्रीज को नहीं दिया करती थी, एज कंपेयर टू जब ब्रिटेन की बात आती थी तो वहां पे ड्यूटीज जो है वो बढ़ा दिया जाता था। लेकिन जब इंडिया की बात आई, तब जो है ये जो हैवी ड्यूटीज है इंपोर्ट्स में, उसको कम नहीं किया गया। ठीक है, नहीं लगाया गया, सॉरी, हैवी ड्यूटीज जो है वहां पे नहीं लगाया गया। द फर्स्ट मेजर स्पर्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन फैक्ट्री प्रोडक्शन इन इंडिया देयरफॉर वाज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, व्हेन टेक्सटाइल इंपोर्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन डिक्लाइंड एंड इंडियन फैक्ट्रीज वेयर कॉल्ड अपॉन टू प्रोड्यूस कॉटन फॉर क्लोथ फॉर मिलिट्री सप्लाईज। तो पहला जो उभार आया, पहला जो बढ़त हुई, ठीक है, पहला जो उछाल आया डेवलपमेंट में, कॉटन प्रोडक्शन में, जो टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज यहाँ पे जो है उसमें, कब, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और जब टेक्सटाइल इंपोर्ट्स हैं ब्रिटेन से वो नहीं हो पा रही थी, और इंडियन जो फैक्ट्रीज है उनको बोला गया कि वो मिलिट्री के लिए जो है कॉटन का क्लोथ जो है बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे जो है ब्रिटिश जो इंडियन जो वीवर्स हैं, जो स्पिनर्स हैं, उनकी लाइफ को कैसे इफेक्ट किया कॉलोनियल गवर्नमेंट ने। आगे हम देखेंगे कि कैसे जो है जो स्मेल्टर्स हैं, ठीक है, जो आयरन बनाने वाले लोग हैं, आयरन की जो आयरन बनाने का जो काम करते हैं, जैसे कम्युनिटी होती है अघरिया कम्युनिटी, जो आयरन ओर पे काम करती है, उनकी लाइफ है ना, जो स्मेल्टर्स है उनकी लाइफ को कैसे मतलब कैसे खत्म कर दिया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है। ठीक है, और उनका जो प्रोसेस होता था, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वुड स्टील बनाने का, जो एक खास तरीके की स्टील बनाई जाती थी इंडिया में, वो कैसे जो है डिक्लाइन हो गया उसका प्रोडक्शन। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो लेक्चर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो। कोई भी डाउट है तो भी कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई सजेशन है तो भी कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही मेरे वीडियोस आगे देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।